हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने, ओवरव्यू देख लिया था पूरे सब्जेक्ट का। अब हम सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो सिलेबस में पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन या फिर ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, इंट्रोडक्शन या ओरिजिन ऑफ सॉइल की सॉइल का ओरिजिन किस तरह से हुआ। और मैंने एक चीज पिछले वाले लेक्चर में ये भी कही थी कि जब हम सॉइल के ओरिजिन की बात करेंगे तो हम सॉइल के सिर्फ नेचुरल ओरिजिन की बात करेंगे। सॉइल के सिर्फ नेचुरल ओरिजिन की बात करेंगे कि नेचुरली किस तरह से सॉइल डिराइव हुआ। सॉइल नेचुरल कॉजिंग के अलावा मैकेनिकल मीन से भी डिराइव हो सकता है, जैसे क्रशर है। तो क्रशर में कोर्स एग्रीगेट अलग निकल जाते हैं और सॉइल मतलब सैंड की फॉर्म में अलग निकल जाता है। तो सैंड भी एक सॉइल ही है। ठीक है, उसको पार्टिकल की साइज के हिसाब से हम क्लासीफाई कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिन पढ़ेंगे सॉइल का, वो पूरे का पूरा नेचुरल ओरिजिन होगा सिर्फ। ठीक है, तो नेचुरल ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन हमने सॉइल का देख लिया था। अगर सॉइल को वापस से डिफाइन करने की कोशिश करें कि सॉइल क्या है, तो सॉइल का डेफिनेशन हमने देखा था, दिस इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। सॉइल क्या है? एक अनकंसोलिडेट मटेरियल है। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो कहां से मिला आपको? रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, डिराइव्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, ऐसा कुछ बताया था कि अगर तुम्हारे पास में रॉक है ये, और ये रॉक अगर किसी भी तरह से इन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता होगा, किसी भी कारण से इन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता होगा ये, तो इस पूरे मास को मिलाकर के क्या बोलते हैं? इस पूरे मास को मिला के सॉइल बोलते हैं। अब इस पूरे मास में क्या क्या चीजें हैं? कुछ सॉलिड फ्रैक्शन है, कुछ सॉलिड पार्ट है, और ये बीच की जो खाली जगह है, इस खाली जगह को या तो हम बोलते हैं पोर या हम बोलते हैं वॉइड। या तो पोर बोलते हैं या वॉइड बोलते हैं। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि सॉइल में हमेशा दो चीजें होंगी, एक सॉलिड होगा, दूसरा वॉइड होगा। हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सॉइल होगा। अकेले सॉलिड से भी सॉइल नहीं बनेगा, अकेले वॉइड से भी सॉइल नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इस वॉइड की तीन अलग अलग कंडीशन देखी थी हमने कि हो सकता है वॉइड में पूरे का पूरा पानी भरा हुआ हो, पूरे का पूरा वाटर हो। तो सॉइल में क्या क्या हो जाएगा? सॉलिड प्लस वाटर। ये तो रहेगा ही रहेगा, सॉलिड भी रहेगा, वॉइड भी रहेगा। अब इस वॉइड की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो वाटर हो सकता है, पूरे के पूरे में एयर हो सकता है। एयर कब होगा? जब वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा तो एयर होगा। या फिर कुछ वाटर हो सकता है और कुछ एयर हो सकता है, राइट। तो ये चीजें होंगी, ये सॉइल का कंपोजिशन होगा। इन दोनों से मिला करके हमेशा सॉइल बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने पिछले वाले लेक्चर में देख ली थी। अब हम बात करेंगे सॉइल के ओरिजिन की। तो डेफिनेशन भी हम देख चुके थे पहले, सॉइल का डेफिनेशन भी देख चुके थे, सॉइल मैकेनिक्स का डेफिनेशन भी देख चुके थे। अब मैं बात करूंगा ओरिजिन ऑफ सॉइल की, कि सॉइल का ओरिजिन किस तरह से होता है। ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो ये जो सॉइल का ओरिजिन है, ये जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जो लगातार चलती रहती है। सॉइल का ओरिजिन जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जो कभी भी खत्म नहीं होगी। इस तरह से ये एक साइकिल है। ठीक है, और ये जो साइकिल स्टार्ट होती है, ये जो जियोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट होती है सॉइल के फॉर्मेशन की, वो स्टार्ट होती है इरोजन फेज से। इसमें तीन फेज होते हैं। ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस में तीन फेज होते हैं। एक होता है इरोजन फेज, एक होता है इरोजन फेज, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, और एक होता है डिपोजिशन। एक होता है डिपोजिशन। ये तीन फेज है सॉइल के जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस की या सॉइल के फॉर्मेशन की। सबसे पहले इरोजन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और फिर डिपोजिशन हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ। इन तीनों वर्ड का मतलब आप समझते होंगे। इरोजन का मतलब किससे है? इरोजन का मतलब है टूटने से या डिसइंटीग्रेशन से। इरोजन का मतलब किससे है? डिसइंटीग्रेशन से।
और एक चीज क्या याद रखनी है कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट होती है इरोजन से, फिर सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसके बाद में कहीं पे जाके सेडिमेंट जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रॉक थी तुम्हारे पास, ये कोई सॉलिड रॉक है, इस रॉक का इरोजन हुआ, इस रॉक का इरोजन हुआ। इरोजन कैसे होता है वो भी बात करेंगे। इरोजन हुआ, इरोजन में क्या हुआ, सॉइल के टुकड़े टूट गए, इस रॉक के टुकड़े टूट गए, इनको हम सॉइल कहेंगे। इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, किसी भी तरह से टूटा, ये सॉइल टूट गया। अब ये सॉइल बनने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट किससे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसीज अलग अलग हो सकती हैं, जैसे वाटर से हुआ हो, विंड से हुआ हो, ग्रेविटी से हुआ हो, या फिर आपका ग्लेशियर से हुआ हो। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के ट्रांसपोर्ट हो गया। जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है तो उस सॉइल को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल, उस सॉइल को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। भले ही किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से सॉइल के पार्टिकल्स यहां से यहां पे आए, सपोज करिए कि ये सॉइल इधर आ गया, बना यहां पे था, फॉर्मेशन यहां पे हुआ सॉइल का, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से यहां आ गया या यहां पे आके डिपॉजिट हो गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर सॉइल अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो उस सॉइल को बोला जाता है रेजिडुअल सॉइल। तो उस सॉइल को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये डिपेंड किस पे करेगा, किस आफ्टर द ओरिजिन सॉइल ट्रांसपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर ट्रांसपोर्ट हुआ है तो दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है तो दैट इज रेजिडुअल सॉइल। अब किस ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से सॉइल ट्रांसपोर्ट हुआ है उसके हिसाब से सॉइल को अलग अलग तरीके के नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन से एक जगह पे आके ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कोई जगह ऐसी होगी जहां पे कुछ सॉइल धीरे धीरे सेडिमेंट उसके जमा होते चले जाएंगे, धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे, सेडिमेंट जमा होते चले जाएंगे। जब सॉइल के सेडिमेंट धीरे धीरे जमा होंगे तो आफ्टर बहुत सालों के बाद या बहुत टाइम के बाद जब धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होंगे तो वापस से ये रॉक की फॉर्म में आ जाता है। फिर ये रॉक वापस से इरोजन से टूटती है और इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। जैसे हिमालय है, जैसे हिमालय है अपने यहाँ पे, तो हिमालय की जगह पे पहले एक ओशियन हुआ करता था टेथिस, और उस ओशियन में धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होते गए। उसका एक रीजन हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स के अलावा धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होते गए और उन सेडिमेंट्स की वजह से और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आज वहाँ पे हिमालय है। लेकिन ये प्रोसेस 2, 4, 5, 7, 10 साल की नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो ये है सॉइल के फॉर्मेशन की स्टेज। इरोजन, टूटना, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और फिर धीरे धीरे एक जगह पे जाके कहीं पे डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ इरोजन फेज से, क्योंकि ये जो जियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट होती है इरोजन से। क्लियर? अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं और इरोजन की, इरोजन फेज की बात करते हैं। इरोजन का मतलब सबको पता होगा, इरोजन का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। इरोजन का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन, इरोजन का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। और यहां पे डिसइंटीग्रेशन किसका हुआ, यहां पे डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक का, क्योंकि हम रॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है सॉइल के फॉर्मेशन में या रॉक के इरोजन में, जो डिसइंटीग्रेशन होगा, इस डिसइंटीग्रेशन के दो रीजन हो सकते हैं नेचुरल। ऐसा नहीं है कि आपने हथौड़ा मार के उसको डिसइंटीग्रेट किया है, यहाँ पे नेचुरल रीजन इसके दो हो सकते हैं। और इस डिसइंटीग्रेशन का जो रीजन है, इस दो रीजन को बाद में लिखेंगे। डिसइंटीग्रेशन का जो रीजन है, डिसइंटीग्रेशन का रीजन होता है वेदरिंग, या जो डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस है वो प्रोसेस होती है वेदरिंग प्रोसेस। अब ये जो वेदरिंग है, ये वेदरिंग फिर दो तरीके की हुआ करती है। एक होता है फिजिकल वेदरिंग और एक होता है केमिकल वेदरिंग। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग। तो इरोजन मतलब पार्टिकल का टूटना, डिसइंटीग्रेशन होना वेदरिंग से, और ये वेदरिंग होती है दो तरीके की, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग से कुछ अलग तरीके की सॉइल बनती है
केमिकल वेदरिंग से कुछ अलग तरीके की सॉइल फॉर्म होती है। क्लियर? फिजिकल वेदरिंग अलग तरीके की सॉइल बनाएगा, केमिकल वेदरिंग अलग तरीके की फॉर्म बनाएगा। थोड़ा सा अगर पीछे चले, जब 10वीं 11वीं क्लास में या 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में आता था, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो वाटर से आइस का फॉर्म होना, वाटर से आइस का फॉर्म होना। और अगर केमिकल फॉर्मेशन की या केमिकल चेंज का एग्जांपल लें हम, तो दूध से दही का बनना। ठीक है? अब इस फिजिकल वेदरिंग में क्या है कि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज हो सकती है। इनमें सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आया है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आया है, लेकिन इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन केमिकल चेंज में क्या हुआ, इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया। अब आप कर्ड से वापस से मिल्क नहीं बना सकते, यहाँ पे आप आइस से वापस वाटर बना सकते हो, वाटर से वापस आइस बना सकते हो। ठीक है? जैसे ये आइस बनी, जैसे ये इस आइस का फॉर्मेशन हुआ, तो ये आइस किससे बना, वाटर से। तो इस आइस के लिए ये वाटर क्या हो गया, आइस के लिए वाटर हो गया पेरेंट। और ये जो कर्ड बना, ये कर्ड इस मिल्क से बना, तो ये मिल्क क्या हो गया कर्ड के लिए, ये भी इसका पेरेंट हो गया। तो फिजिकल चेंजेस में ऐसा कह सकते हैं हम कि पेरेंट मटेरियल का और जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में पेरेंट का और प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होता। ठीक है? तो यही लॉजिक फिजिकल में और केमिकल वेदरिंग में लगेगा, सॉइल वाले केस में भी। कैसे लगेगा देखिए, फिजिकल वेदरिंग में भी क्या हुआ, फिजिकल वेदरिंग में भी रॉक टूटा और इस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े बने, इस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े बने। केमिकल वेदरिंग में भी सेम प्रोसेस हुआ, केमिकल वेदरिंग में भी रॉक टूटा और इसके छोटे छोटे टुकड़े बने। अब इस सॉइल के लिए ये रॉक क्या हुआ, ये रॉक हुआ पेरेंट रॉक। और इस सॉइल के लिए भी ये वाला रॉक क्या हुआ, ये हुआ पेरेंट रॉक। लेकिन फिजिकल वेदरिंग में पेरेंट रॉक का और सॉइल का, इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। पेरेंट रॉक का और सॉइल का जो केमिकल कंपोजिशन है, वो केमिकल कंपोजिशन सेम है। इनका या केमिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए, इनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम। यहां पे पेरेंट रॉक का और सॉइल का केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है, यहां पे इनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं है। केमिकल स्ट्रक्चर इज नॉट सेम। ठीक है? ये बेसिक फर्क है। अब ऐसा क्या होता होगा जिससे केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, या इसमें ऐसा क्या होगा जिससे केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं हो, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो अगर इनके रीजन की बात करें, अब हम अगर मान लीजिए फिजिकल वेदरिंग के रीजन की बात करें, तो फिजिकल वेदरिंग का रीजन हो सकता है कोई भी नेचुरल फोर्सेज, नेचुरल फोर्सेज। केमिकल फिजिकल वेदरिंग का रीजन हो सकता है नेचुरल फोर्सेज, या नेचुरल फोर्सेज बोल दो। नेचुरल फोर्सेज में आ जाएगा आपका, जैसे वाटर का फ्लो होना, विंड, ग्लेशियर्स का मूव होना। ठीक है? क्योंकि अगर वाटर बहुत तेजी से फ्लो करेगा तो भी चट्टान तोड़ सकता है, विंड से भी टूट सकती हैं, और ग्लेशियर जब मूव करेंगे तो भी रॉक टूट सकता है। ठीक है? अब इनमें किसी में भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। अगर आप वाटर के फ्लो होने से कोई चट्टान टूटेगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, विंड से टूटेगा तो भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ग्लेशियर के मूव होने से कोई रॉक टूटेगा तो भी केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, इस वजह से जब ये रॉक टूटा तो इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक रीजन और हो सकता है फिजिकल वेदरिंग का, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थाविंग, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थाविंग। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए रॉक है, जैसे सपोज करिए कि ये रॉक है, और इस अब रॉक है, रॉक में क्रैक्स होते ही हैं। ठीक है? अब जब ये फ्रीज होगा, फ्रीज का मतलब टेम्परेचर बहुत कम होना, थाविंग का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना। तो नेचुरल फिनोमिना है ये कि अगर टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, कोई भी चीज
कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब सिकुड़ेगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई भी चीज़ एक्सपांड होगी। और अल्टरनेटली अगर इस रॉक के साथ ऐसा होता रहा, कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कभी एक्सपांड हुआ, कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कभी एक्सपांड हुआ, तो क्या होगा, इस क्रैक की विड्थ चौड़ी हो जाएगी, ये क्रैक बढ़ता हुआ शुरू हो जाएगा, ये क्रैक बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रीजन क्या हुए, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स या फिर अल्टरनेट फ्रीजिंग और थाविंग। अब केमिकल वेदरिंग का रीजन हो सकता है फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, जब ये पेरेंट रॉक टूटेगा इस सॉइल में। तो अगर किसी भी चीज की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये टूटे, अगर केमिकल रिएक्शन की वजह से ये टूट रहा होगा रॉक, तो इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन या केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो केमिकल वेदरिंग का रीजन है फ्लो ऑफ वाटर, स्पेशली कब, जब इसमें इंप्योरिटीज हो, जब वाटर में इंप्योरिटीज हो, क्योंकि वाटर जब लगातार इसके पास से फ्लो करता रहेगा, मान लो इस रॉक के पास से पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और दुनिया भर की इंप्योरिटीज हो सकती है, और वो इंप्योरिटीज इस मटेरियल से केमिकली रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, वो मटेरियल इस रॉक के मटेरियल से रिएक्ट कर सकती हैं, केमिकल रिएक्ट कर सकती हैं, और उस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला सॉइल होगा। इस वजह से इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होगा। केमिकल वेदरिंग एक स्लो प्रोसेस है, कंपैरेटिवली केमिकल प्रोसेसिंग या केमिकल वेदरिंग कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है, और फिजिकल वेदरिंग केमिकल से फास्टर प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन से अगर पार्टिकल टूटेंगे तो ये सॉइल के पार्टिकल कंपैरेटिवली बहुत छोटे होंगे, ये सॉइल के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली बहुत छोटे होंगे, लगभग 2 माइक्रोन के आसपास की साइज होगी, लगभग 2 माइक्रोन के आसपास की साइज होगी। और जिस सॉइल के पार्टिकल की साइज 2 माइक्रोन से कम होती है उसको बोलते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स। यहां पे थोड़ी सी फास्टर प्रोसेस है, तो ये जो पार्टिकल होंगे ये पार्टिकल कंपैरेटिवली बिगर होंगे, ये पार्टिकल कंपैरेटिवली बिगर होंगे, और इन पार्टिकल्स को बल्की बोला जाता है। बल्कि क्यों, क्योंकि छोटे से बड़े होते हैं। अब बल्कि में अगर सॉइल के बारे में बात करें कि बल्कि पार्टिकल सॉइल के कौन कौन से होते हैं, तो एक ग्रेवल के पार्टिकल होते हैं, एक सैंड के पार्टिकल होते हैं। ग्रेवल और सैंड, इनको पार्टिकल की साइज से आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तब। ठीक है, और ये हो गया आपका कोलोइडल साइज पार्टिकल। इसमें जनरली क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स आते हैं, जनरली इसमें जनरली क्ले और सिल्ट के पार्टिकल आते हैं। तो सॉइल की साइज के आधार पे जनरली 4 फॉर्म होती है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। इनको साइज के आधार पे क्लासिफाई किया करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग से ग्रेवल और सैंड बनेगा, केमिकल वेदरिंग से जनरली क्ले या सिल्ट बनेंगे या कोलोइडल पार्टिकल्स बनेंगे। अब जो ग्रेवल और सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, ये पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं और ये पार्टिकल थोड़े से छोटे होते हैं। इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ऐसी है, क्ले के पार्टिकल्स की खासकर, कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसके एजेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से दूसरा पार्टिकल होगा, सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एजेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पार्टिकल जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं, ये प्लस दूसरे माइनस के साथ जुड़ा होगा। लेकिन जो बड़े पार्टिकल होते हैं इनमें ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, तो इन पार्टिकल्स के बीच में किसी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता। जब छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं, केमिकल वेदरिंग से जो मिलकर सॉइल बनी होती है, खास करके क्ले, तो क्ले के पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्डिंग होती है वो कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यहां पे इस तरीके का कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, तो ये हुआ वेदरिंग प्रोसेस कि किस तरह से वेदरिंग होती है, राइट। अब हम दूसरी स्टेज पे जाते हैं, दूसरी स्टेज है ट्रांसपोर्टेशन।
दूसरा स्टेज आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मैं एक साथ लिख देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। मान लीजिए सॉइल का फॉर्मेशन यहां हुआ, इस जगह पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और सॉइल यहां से यहां पे आ गई, सॉइल यहां से यहां पे आ गया। तो जब सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो इस सॉइल को तो बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इस सॉइल को बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और अगर सॉइल प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही रखा हुआ है तो इस सॉइल को बोलेंगे रेजिडुअल सॉइल, तो इस सॉइल को बोलेंगे रेजिडुअल सॉइल। क्लियर? अब ये ट्रांसपोर्टेशन किससे हुआ है? ये ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से हुआ। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज हो सकती है वाटर हो, फ्लोइंग वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है ग्लेशियर्स का मूवमेंट हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो। इनसे सॉइल एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ अगर ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोला, अगर मैंने सिर्फ अगर ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोला तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन लेके आया। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या है कि वो प्लेस ऑफ ओरिजिन से दूसरे जगह पे आ गई है, किसी कोई भी लेके आया होगा। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेड सॉइल का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो वाटर लेके आया उस सॉइल का अलग नाम होगा, विंड लेके आया उस सॉइल का अलग नाम होगा, ग्लेशियर लेके आया उस सॉइल का अलग नाम होगा, जो ग्रेविटी की वजह से आए उनका अलग नाम होगा। ठीक है, अगर वाटर की बात करेंगे, वाटर किस तरह से मूव करता है, वाटर किस तरह से सॉइल के पार्टिकल्स को लेके जाता है। जैसे सपोज करिए कि ये कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर फ्लो कर रहा है हाई एल्टीट्यूड से और नीचे की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ओशन होगा या लेक होगा, कोई भी ओशन होगा या लेक होगा। जब स्टार्टिंग में ये जो रिवर फ्लो करेगा, स्टार्टिंग में ओरिजिन पॉइंट से जो रिवर फ्लो करेगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। तो अगर पानी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो अपने साथ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी लेके जा सकता है। फिर जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और जब ओशन में जाके मिलता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, जहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगी, तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो बड़े बड़े पार्टिकल्स, पत्थर के टुकड़े भी ये लेके आएगा। फिर जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे बड़े पार्टिकल जमा हो जाएंगे और छोटे पार्टिकल आगे हो जाएंगे। फिर और वेलोसिटी कम होगी तो और बड़े पार्टिकल जमा हो जाएंगे, छोटे पार्टिकल और आगे हो जाएंगे। इस तरह से वाटर पार्टिकल्स को कैरी करता है, वाटर पार्टिकल्स को कैरी करता है। और पार्टिकल्स जब वाटर में जाते हैं, पार्टिकल्स वाटर से जब कैरी मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो अगर बड़े पार्टिकल हैं सॉइल के तो बड़े पार्टिकल तो बेड पे रोल होते हुए भी चल सकते हैं, बड़े पार्टिकल बेड पे रोल होते हुए भी जा सकते हैं लुढ़कते हुए। अगर पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है तो वो पानी के साथ सस्पेंशन में भी जा सकते हैं, वो पानी के साथ सस्पेंशन में भी जा सकते हैं। और अगर पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो बेड रोलिंग से भी जा सकते हैं, मतलब बेड पे लुढ़कते हुए भी जा सकते हैं वेलोसिटी के साथ। इस तरह से सॉइल के पार्टिकल्स को या रॉक के पार्टिकल्स को या पत्थर के टुकड़ों को पानी कैरी करता है। अब पानी लेके किस किस को आया, या फिर पानी कौन सी सॉइल को लेके आया, या जिस सॉइल को पानी लेके आया उस सॉइल को क्या बोलेंगे सब। अब मैं इस नदी के एग्जांपल से बताता हूँ। नदी को क्या बोलते हैं, नदी जो नदी का पानी है वो नदी का पानी फ्लोइंग वाटर है, जो नदी का पानी है वो फ्लोइंग वाटर है। अगर किसी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन इस फ्लोइंग वाटर से, या इसको रनिंग वाटर भी बोल सकते हैं, फ्लोइंग वाटर या रनिंग वाटर से हुआ है तो उस सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल, उस सॉइल को बोला जाता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, अगर रनिंग वाटर से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो दैट इज एलुवियल सॉइल, चाहे वो किसी भी तरीके की सॉइल हो। अगर ग्रेवल को लेके आया पानी, या सैंड को लेके आया, या सिल्ट को लेके आया, या क्ले को लेके आया, किसी भी तरीके की सॉइल को अगर फ्लोइंग वाटर कैरी करता है
तो उस सॉइल को बोलेंगे एलुवियल सॉइल। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन से अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, सॉइल डिपॉजिटेड बाय लेक या स्टिल वाटर बोल देता हूं, स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर या तो लेक का होगा या कोई पॉन्ड का होगा। ठीक है, सी का भी होगा, लेकिन सी को हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो स्टिल वाटर में अगर डिपॉजिट हुआ सॉइल तो उसको बोलते हैं लैकस्ट्राइन सॉइल, उसको बोलते हैं लैकस्ट्राइन सॉइल। बताऊंगा अभी, एक बार नाम लिख लेते हैं। अगर सॉइल डिपॉजिट हुआ है बाय सी वाटर, सॉइल डिपॉजिटेड बाय सी वाटर, तो उसको बोलते हैं मरीन सॉइल, उसको बोलते हैं मरीन सॉइल। ये सॉइल के नाम। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर है और ये रिवर अपने साथ में सॉइल को लेके आ रहा है, ये रिवर अपने साथ में सॉइल को लेके आ रहा है और ये रिवर लास्ट में जाके किसी लेक में गिरता है। सपोज ये रिवर किसी लेक में जाके गिरता है। ठीक है, तो जब इस रिवर में मिट्टी रहेगी या इस रिवर के आसपास से मिट्टी जमा होगी, लेक में नहीं जाएगी, जब इस रिवर के एरिया में मिट्टी डिपॉजिट होगी तो इसको बोलेंगे एलुवियल सॉइल, तो इसको बोलेंगे एलुवियल सॉइल। वही मिट्टी है, लेकिन अगर ये मिट्टी नदी से इस लेक में चला गया, यही मिट्टी अगर नदी से लेक में चला गया और लेक के बेड पे जमा हो गया, लेक के बेड पे जमा हो गया वही सेम मिट्टी, लेकिन डिपॉजिट कहाँ हुआ है, लेक के बेड पे, तो इसी सॉइल को बोल दिया जाएगा लैकस्ट्राइन। सपोज करिए कि ये नदी लेक में नहीं गिर के किसी ओशन में गिरता, तो ओशियन में जो मिट्टी जमा होती, जो ओशियन के आसपास जो मिट्टी जमा होती, जैसे डेल्टा है, तो उस मिट्टी के डिपोजिशन को बोल दिया जाता मरीन सॉइल। मिट्टी भले ही एक ही है, चाहे ग्रेवल ही ग्रेवल आ रहा है, ये भी ग्रेवल लेके आया, ग्रेवल इसमें जमा हुआ और ग्रेवल यहाँ चला गया, लेकिन वो डिपॉजिट कहाँ हुआ है, उसको लेके कौन आया है, उसके हिसाब से सॉइल का अलग अलग नाम हो जाएगा। ठीक है, जब तक वो रनिंग वाटर के संपर्क में है, जब तक वो एलुवियल सॉइल है। अगर वही मिट्टी लेक में चला गया या पॉन्ड में चला गया तो लैकस्ट्राइन हो जाएगा। वही सेम मिट्टी अगर ओशियन में चला गया तो वो मरीन सॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एजेंसी है, बाय विंड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है सॉइल का। अगर सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड हुआ हो, जैसे रेगिस्तान में होता है कि बहुत तेज आंधी चली तो मिट्टी के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, उस ट्रांसपोर्टेड सॉइल को बोला जाता है एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल। ठीक है, ये क्या है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, जिसको बोलते हैं एओलियन सॉइल। इसमें भी एक वर्ड आता है लोएस, इसको स्टार मार्क कर लेना। एक वर्ड आता है लोएस। लोएस का मतलब है सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। एओलियन में तो क्या होगा, सभी सॉइल आ जाएगी, ग्रेवल हो, सैंड हो, सिल्ट हो, क्ले हो, कोई भी सॉइल हो। अगर इन चारों सॉइल में से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड होता है तो ये जनरल टर्म है। ये एक एओलियन सॉइल क्या है, ये जनरल टर्म है, एओलियन सॉइल जनरल टर्म है। लेकिन लोएस्ट स्पेसिफिक टर्म है, लोएस्ट स्पेसिफिक टर्म है ये किसके लिए यूज हुआ है, सिर्फ सिल्ट के लिए। अगर मान लीजिए सिल्ट के अलावा सैंड ट्रांसपोर्ट हुआ होता, अगर सैंड ट्रांसपोर्ट हुआ होता बाय विंड तो उसको हम उसको हम लोएस नहीं बोलते, वो सैंड रहता, लेकिन अगर क्लासिफाई करते उसको बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी तो उसको लोएस नहीं बोलते, उसको एवलाइन सॉइल बोला जाता। अगर सिल्ट हुआ है ट्रांसपोर्ट तो सिल्ट एवलाइन की कैटेगरी में तो है ही, क्योंकि एवलिन तो जनरल टर्म है सभी सॉइल के लिए, उसके अलावा वो लोएस भी है। क्लियर, एक बार इनकी साइज भी देख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और इसका, अगर पार्टिकल की साइज 4.75 mm से बड़ा हो, अगर 4.75 mm से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं ग्रेवल, तो उसको बोलते हैं ग्रेवल।
अगर पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से 4.75 mm हो तो उसको बोलते हैं सैंड। फिर सैंड को आगे और क्लासिफाई करेंगे 3 कैटेगरी में। अगर पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन हो तो उसको बोलते हैं सिल्ट, और अगर पार्टिकल की साइज 2 माइक्रोन से छोटी हो तो उसको बोलते हैं क्ले। ये साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन है सॉइल का। तो एयोलाइन सॉइल में चारों तरह की सॉइल आएंगी, भले कोई भी ट्रांसपोर्ट हुआ हो, लेकिन लोएस्ट में सिर्फ ये वाली कैटेगरी आएगी। लोएस्ट जनरल टर्म नहीं है, ये स्पेसिफिक टर्म है दैट इज यूज्ड ओनली फॉर सिल्ट, और एयोलाइन इज यूज्ड ऑल द सॉइल। ठीक है, इसके अलावा विंड के अलावा और कौन ट्रांसपोर्ट कर सकता है सॉइल को? वो है मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, या फिर इसको बोलते हैं अपन ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ग्लेशियर देखिए, ग्लेशियर से सॉइल दो तरह से मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। एक तो बाय डायरेक्ट मूवमेंट, बाय डायरेक्ट मूवमेंट। दूसरा जो मोड है वो है जब ये मेल्ट होगा, क्योंकि ग्लेशियर में भी सॉइल सस्पेंशन में रह सकता है। जो ग्लेशियर है बड़े बड़े, उन बड़े बड़े ग्लेशियर में भी सॉइल सस्पेंशन में रह सकता है, और जब वो ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो मेल्ट होने के बाद सॉइल के पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। सॉइल के पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। ठीक है, तो इन दो तरह से, या ये दो मोड हैं, ये दो मोड हैं जिससे मूवमेंट हो सकता है। अगर किसी भी तरह से मूवमेंट हुआ हो, अगर किसी भी तरह से मूवमेंट हुआ हो ग्लेशियर से, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्लेशियल सॉइल। ड्रिफ्ट या ग्लेशियल सॉइल। तो ग्लेशियल सॉइल में क्या जाएगा? ये ग्लेशियल सॉइल या ड्रिफ्ट, ये एक जनरल टर्म है। ये एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म कैसे? भले कोई सी भी सॉइल हो और इन दोनों मोड से किसी से भी ट्रांसपोर्ट हुआ हो। अगर ट्रांसपोर्ट हुआ हो ग्लेशियर से इन दोनों मोड में से किसी से भी, तो उसको बोल देंगे ड्रिफ्ट। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेल्टिंग से अगर सॉइल ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उसको बोला जाता है टिल। तो उसको बोला जाता है टिल। ठीक है, इसके बाद लास्ट है ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये कोई हिल है, ये कोई पहाड़ी है, सॉइल का फॉर्मेशन यहां हुआ पहाड़ी के ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा? सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन यहां से यहां पे हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल सॉइल, मतलब ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। अब जो सॉइल ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट हुआ है उसको बोलते हैं क्लूवियल सॉइल। उसको बोलते हैं क्लूवियल सॉइल। उसको बोलते हैं क्लूवियल सॉइल, और इसका दूसरा नाम है टेलस। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगर रनिंग वाटर से सॉइल आया तो दैट इज एलुवियल सॉइल। अगर लेक में डिपॉजिट हुआ लेकस्ट्राइन सॉइल। अगर सी में डिपॉजिट हुआ मरीन सॉइल। अगर बाय विंड आया तो उसको बोलेंगे एवलाइन सॉइल, और अगर बाय विंड सिल्ट आया तो उसको बोलेंगे लोएस। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ ग्लेशियर से तो उसको ड्रिफ्ट बोलेंगे या ग्लेशियल सॉइल बोलेंगे। लेकिन अगर इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन। अगर मेल्टिंग से आया, अगर ग्लेशियर की मेल्टिंग से सॉइल आया तो उसको बोलेंगे टिल, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो दैट इज क्लूवियल सॉइल और टेलस। तो ये था सॉइल का ओरिजिन, किस तरह से इरोजन हुआ, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और किस तरह से उसका डिपोजिशन हुआ। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।